हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल कोचिंग क्लासेस पर। तो बेटा पार्ट 3 प्लेन ज्योमेट्री का आपके लिए मैं लेके आ गया हूं और ये मान के चलो बेटा, ये जो पार्ट 3 है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा काम का है। दैट इज कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी इन द ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के अंदर थोड़ा टफ टॉपिक भी बच्चों को ये लगता है जनरली, लेकिन हम इसको बिल्कुल जनरलाइज्ड करके अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बेटा ट्राइंगल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने ट्राइंगल्स का टॉपिक नहीं पढ़ा है कि ट्राइंगल्स क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए थे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, तो बच्चे पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इसकी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो ट्राइंगल्स का टॉपिक पहले आप लोग देखो, उसके बाद आगे बढ़े ना, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी का एक सीधा सा मीनिंग है, अगर आप इसको हिंदी में अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें, आम भाषा में अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें, तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी इज लाइक ए जुड़वा, है ना। दो चीज जुड़वा है, एक जैसी है, मतलब ठीक है, हर एंगल से, हर पोल से, हर डायरेक्शन से और हर साइड से, मतलब हर तरह से एक जैसी हो। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो बेटा उनके बाल भी एक जैसे हैं, है ना, उनकी आंखें भी एक जैसी है, उनके नाक भी एक जैसी है और उनका चलने का तरीका, बोलचाल का, हर तरह का मतलब लगभग सेम होता है। तो उन्हीं चीजों को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करें तो जुड़वा तो नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन है जुड़वा ही एक्चुअली में। तो अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, मान लो, है ना, मान लो एक ट्राइंगल ये मेरे पास है और एक और मेरे पास ट्राइंगल है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में उस केस में कहूंगा जब ये दोनों एक दूसरे को अगर मैं ओवरलैप कराऊं, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल ओवरलैप हो जाए पूरी तरीके से। जैसे हमारे दो हाथ होते हैं ना, आप अपने हाथों को अगर आपस में सेम डायरेक्शंस में अपनी फिंगर्स को रखें और एक ही जगह पे रखें, तो आपका एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाता है। तो उसी तरह से मान लो जैसे ट्राइंगल है, तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाए, दूसरे का पता ही न चले कि दूसरा इसके ऊपर ट्राइंगल था कि नहीं था, है ना, पूरी तरह से ओवरलैप हो जाए। चाहे आप इसको किधर से भी देखें, है ना, बैक साइड से देखोगे तो भी, है ना, और फ्रंट साइड से देखोगे तो भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो इस तरह के ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस किस केस में हो सकते हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जब मैंने बता दिया आपको कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि क्या, कि दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, जुड़वा है। तो अगर आपके पास मान लो दो ट्राइंगल हैं, एक ABC है मान लो और एक दूसरा मान लो ट्राइंगल है PQR, तो बेटा इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए हमारे पास बहुत से छोटे छोटे केस बनते हैं। केस नंबर 1 की अगर बात करें, तो पहला केस आप इसके अंदर देख सकते हैं कि अगर इन दोनों ही एंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाएं, जैसे कि AB इज इक्वल टू आपकी PQ हो जाए, BC इज इक्वल टू आपकी QR हो जाए और AC इज इक्वल टू आपकी हो जाए PR, है ना। तो साइड 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 या SSS इसको केस कहते हैं हम, ठीक है ना। तो इस केस में दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेटा तीनों साइड इक्वल हो गई हैं आपस में दोनों ट्राइंगल्स की, तो एंगल्स तो आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं क्योंकि अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते ही है ना। तो इसका एंगल जब इसके इक्वल है तो इसका एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यानी कि दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो एंगल से रिलेटेड अगर बात की जाए तो दूसरा केस यही बनेगा। दूसरा केस क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड, SAS जिसको हम कहते हैं, है ना। कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, है ना, और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूं, है ना, तो इसमें मान लो आपकी AB इज इक्वल टू PQ हो जाए और BC इज इक्वल टू क्या हो जाए, QR हो जाए, और इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए, ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और ये एक एंगल इक्वल हो जाए, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाकी के दो एंगल्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल होने वाले हैं। साइड से भी इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो ही जाएंगे इनके, है कि नहीं। तो यानी कि साइड एंगल साइड वाला केस है तो भी दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 केस की अगर बात करें तो थर्ड केस होता है बेटा ASA का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल, मतलब कि दो एंगल्स कोई भी इक्वल हो, मान लो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया और एंगल C
इज इक्वल टू हो जाए एंगल आर के, और इन दोनों के बीच की एक साइड भी इक्वल हो जाए आपस में, है ना, इन दोनों के बीच की साइड भी अगर इक्वल हो जाए तो उस केस में भी आप दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। तो इस वाले केस में एक चीज और ध्यान रखना बेटा, दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के, तो ये कॉमन सी बात है कि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। तो ये वाली साइड तो ऑटोमेटिकली बीच में आनी ही है वैसे तो, है ना, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने आपको कि इन दोनों के एंगल के बीच वाली लाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा तो अगर मैं ये वाली लाइन भी लूं तो भी गलत नहीं है, या मैं ये वाली लाइन भी ले लूं तो भी गलत नहीं है ना, क्योंकि एंगल तो दो इक्वल है ही ना। तो इसलिए इस केस में आपको ज्यादा भी टेंशन वाली बात नहीं कि साइड कौन सी है देखनी पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तीनों केस आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, पता होने चाहिए, इससे क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब बनते हैं, क्वेश्चन जब बनते हैं तो डायरेक्ट हमें, क्योंकि 10 सेकंड का टाइम मिलता है, 15 सेकंड का एक क्वेश्चन को करने के लिए, अच्छा स्कोर अगर करना है तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट्स बना लो, एक रजिस्टर बना लो, उसमें लिखते जाओ। तो बेटा इसके अलावा कॉन्ग्रुएंसी का एक चीज जो हमें और पढ़ना है, दैट इज आरएचएस। आरएचएस का मतलब है, फोर्थ केस होता है कि आपका क्या होगा आरएचएस में, कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होंगे अगर उनके आपस में एंगल्स इक्वल हैं, वो तो होने ही है सर, है ना, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल है ना, और कोई भी एक साइड, या तो ये मान लो या फिर ये वाली मान लो, कोई भी एक साइड इक्वल है, तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे, ठीक है। आरएचएस, आर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब साइड। तो ऐसे ट्रायंगल्स भी क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इनके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं अगर ये 4 पॉइंट आप समझ गए हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, मोबाइल में भी आप पढ़ सकते हैं, मुझे कंप्यूटर की आदत पड़ रही है ना इसलिए बोल दिया। इन द गिवन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल गिवन है, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देन, तो तब आपसे केस पूछा है कि क्या होगा। केस पूछा है कि ए बी इज इक्वल टू डी होगा, या एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बोथ ए एंड बी होगा, या नन ऑफ दीज। तो 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है एसएससी के, आपको पता ही है। तो सिंपल सा है कि दो ट्रायंगल ए बी सी दिए हुए हैं और डी ई एफ दिया है, तो बेटा ए एंगल तो डी के इक्वल ऑटोमेटिकली दे ही रखा है, तो 90 हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा तो नहीं होता ना कि 90 होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो पूछो ही मत, पता नहीं, ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते ना हम, कैसे करेंगे। और दूसरा बी एंगल, क्योंकि 2 लाइन यहाँ पे खींची है, 2 यहाँ खींची है, तो यानी कि बी एंगल ई के भी इक्वल है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर कोई 2 एंगल्स इक्वल हैं, 2 ट्राइंगल्स के अंदर आपस में 2 एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की लाइन भी इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसने भी यही बोला है कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन क्या आ रही है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू डी, ये रहा, तो पहला ऑप्शन हो गया, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लो, ठीक है, मैंने मान लिया कि एक ट्राइंगल एबीसी है ये, ठीक है। इस पे क्या कह रहा है कि डी एक पॉइंट है ऑन साइड बीसी, साइड बीसी के ऊपर एक पॉइंट डी बनाना है, ठीक है, एक साइड बीसी के ऊपर एक पॉइंट डी बना दिया, सच दैट एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी कि एडी अगर मैं ड्रॉ करूंगा वो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी के, यानी कि ये एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोला है ना, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ई इज अ पॉइंट ऑन एडी फॉर विच, ई कोई पॉइंट है किस पे, एडी के ऊपर, सच दैट या फॉर विच ए ई रेशो एडी इज इक्वल टू 2:1, यानी कि कोई पॉइंट ई यहां पे होगा ताकि ए ई 2 हो जाए और ई डी हो जाए 1, ठीक है। इफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी ए डी जो है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अब आपसे, एंड tan एंगल ए सी बी, tan लेना है ए सी बी का,
तो बेटा एक चीज याद रखना, 10 जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, तो हम इसको ACD भी ले सकते हैं, है ना। पूरा ट्रायंगल के लिए है, लेकिन ACD ले सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर होना जरूरी है ना। 10 का मतलब आप जानते होंगे, 10 की अगर बात करें तो 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप ABC लोगे तो परपेंडिकुलर तो मिलेगा नहीं ना, तो इसलिए आप ADC यहाँ पे ले लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ACD मतलब, ठीक है। इज इक्वल टू दिया है 3 टाइम्स tan एंगल DBE, tan एंगल DBE। अच्छा, एक ट्रायंगल यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसे हो गया। तो DBE में D तो है ही 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें आ जाएगा। तो आपको बताना है एंगल ACB कितना होगा। ओके, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें मैं आपको सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास 30 सेकंड ही होते हैं मैक्सिमम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो डेटा दिया हो, और ये फालतू का लग रहा है वैसे तो देखने में कि यार क्या है, तो इसका ही इस्तेमाल होता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो आपको दिया है tan ACB इज इक्वल टू tan 3 DB, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके इसका रेशो निकाल लेते हैं, है ना। और उसके बाद ACB आपसे एंगल पूछा, इसको देख लेंगे जो भी होगा, y मान लेते हैं अभी के लिए, है ना, देखेंगे क्या होगा। तो tan ACB की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर यानी कि AD, है ना, अपॉन बेस यानी कि CD, है ना, इज इक्वल टू कितना है 3 टाइम्स इंटू tan DBE, DBE तो परपेंडिकुलर क्या है DE, है ना, DE अपॉन बेस क्या है BD, है ना। तो AD की वैल्यू की अगर बात करें तो 2 और 1, 2:1 है, तो इसको मैं 2x और 1x मानूं तो 3x हो गया, है ना। तो CD की वैल्यू 3x हो गई, और मतलब AD की वैल्यू 3x हो गई। AD अपॉन CD इज इक्वल टू 3 इंटू DE, बेटा कितना है DE 1x है, तो इंटू 1x अपॉन BD, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x से 3x कट गया, तो इसका मतलब CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD आ गया। तो बेटा CD इज इक्वल टू BD अगर आ गया, तो आप एक चीज देखो, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ABD की और ADC की, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में मैं अगर बात करूं आपसे, तो एक चीज अब आपको दिखेगी, पहला ये ट्रायंगल और दूसरा फिर ये वाला ट्रायंगल। तो एक चीज देखना जरा, एक साइड इसके दूसरी साइड के इक्वल है, एक एंगल दूसरे वाले के एंगल के इक्वल है ना। तो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट बन गया, तो कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल, है कि नहीं, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनका सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है, ये आपको पता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा ये वाला एंगल, ये पूरा वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, है ना। और दो ट्रायंगल्स अगर मैंने कॉन्ग्रेंट साबित कर दिए हैं, तो बेटा अगर ये 60, तो ये एंगल y इज इक्वल टू यानी कि एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। दैट्स इट, समझ पा रहे हो बात को भाई। दो साइड इसके अंदर बोली हैं कि CD इज इक्वल टू क्या हो गया BD के, CD इज इक्वल टू क्या हो गया BD के, तो यानी कि एक साइड तो ये दूसरी साइड वाली के इक्वल हो गया, ठीक है, एक साइड दूसरी साइड वाली के इक्वल हो गया, और एक एंगल क्या हो गया दूसरी वाली के इक्वल हो गया, और तीसरे वाली साइड तो है ही इसमें कॉमन, AD तो दोनों के लिए थी ना। देखो मैं एक बार करके बता देता हूं दोबारा से। अगर आप ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, तो देखो CD इज इक्वल टू तो BD मैंने कर दिया, ठीक है, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है ना। और उसके अलावा AD इज इक्वल टू AD, ये तो कॉमन है दोनों में, है ना। तो अगर ये कॉमन है तो देखना साइड एंगल साइड SAS हो गया, और SAS का मतलब क्या है, SAS हो गया तो यानी कि कॉन्ग्रेंट है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है इस साइड में, तो ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। अरे टोटल एंगल का वैल्यू आपको पता है 180 होता है, तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, तो यानी कि आंसर हो गया B, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच था, वो भी यहां पे देखना था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ EDC एंड ABC आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ओके, तो यानी कि सब कुछ इक्वल है ऑटोमेटिकली। एंड BC इज इक्वल टू DC, तो हमें पता भी है इक्वल होना ही है। एंड AB इज इक्वल टू 15, AB 15 है। तो आपसे पूछा है DE बताओ, तो DE आपको बताना है। बेटा कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा। अगर ये 15 है तो ये भी तो 15 ही होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस एंगल के सामने की वैल्यू ली जाती है वही एंगल के वैल्यू दूसरी साइड होती है। मतलब कि ये 56 था, तो आपको पता ही है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो 56, तो 56 डिग्री के सामने की लाइन 15 है, तो दूसरे वाले भी 56 के सामने वाली लाइन ही होगी 15, और वो है भी, तो AB तो DE है ना। तो यानी कि आंसर क्या हो गया 15। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव यही था कि बच्चे जनरली क्या करते हैं पेपर में, कभी कभी क्या होता है कि ये वाली साइड ना दे करके आपको ये दे देगा, और आपसे पूछेगा ये वाली साइड, तो बच्चे क्या करेंगे, अरे सब कुछ इक्वल होता है तो BC इज इक्वल टू D, ये वाला हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो साइड है ये 56 डिग्री के सामने है, और ये वाली साइड किसके सामने, 43 के सामने, तो यानी कि 43 तो यहां पे होगा, तो यानी कि इसके सामने वाला होगा 15। फिर समझ पा रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है बेटा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो सिमिलरिटी थोड़ा सा अलग होता है कॉन्ग्रेंसी से। सिमिलरिटी का मतलब है कि शेप जो है आपकी, शेप की अगर बात करें बॉडी की, यानी कि ट्रायंगल्स की जो शेप है वो जो होती है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कि क्या हो कि जब आप इसको ओवरलैप कराएं, जैसे मैंने इसको ओवरलैप कराया, तो ओवरलैप कर जाए पूरी तरीके से, मैंने पीछे का थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको रखा है, ओवरलैप कर जाए, है ना। लेकिन इसका कुछ हिस्सा तो बच गया ना, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल जब कटेगा तो इसका हिस्सा कुछ बच गया, लेकिन आपस में पूरा ओवरलैप वाला हिस्सा आ गया था, है ना। तो ऐसी कंडीशन कब होती है? ऐसी कंडीशन बेटा तब होती है जब आपस में इनका रेशियो इक्वल हो, है ना, इनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है ना। तो इस तरह के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, तीनों की साइड का SS का क्या हो, रेशियो सेम हो जाए, है ना। सेम रेशियो अगर होगा तब ये तीनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि AB अपॉन क्या PQ, है ना, इक्वल हो जाए क्या BC अपॉन QR, इज इक्वल टू हो जाए क्या AC अपॉन क्या PR। तो इस कंडीशन में आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें भी बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपको, जनरली बच्चे इसी की वजह से सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। मैंने यहाँ पे AB जब मैंने लिया तो AB ये वाला साइड मैंने लिया, है ना, और नीचे जब PQ लिया तो भी ये वाला साइड लिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से बाउंड था तो इस तरह से ये भी बाउंड है तो मैंने ले लिया। एक्चुअली में एंगल अपोजिट सेम होना चाहिए। जैसे कि एंगल C मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, तो इसके अपोजिट ही साइड में लूंगा, है ना। अगर ये वाली बात समझ नहीं आ रही है तो आगे इसका एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, आप तब अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो वही साइड लेनी होती है रेशो में जिनका अपोजिट एंगल सेम हो, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलिए दूसरी बात इसके अंदर आपको जो याद रखनी है, दूसरा पॉइंट जो होता है एंगल का। अगर तीनों एंगल्स भी आपस में क्या है, इक्वल हो, ठीक है ना, एंगल सेम हो, मतलब कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाए, और एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल R हो जाए, तो उस केस में भी दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस बात को। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर बहुत डीपली आप पढ़ने की सोच रहे हैं तो बेटा 10th क्लास में ये सारा कुछ दिया हुआ है,
उसकी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है डीपली, इतना कंसेप्ट जितना मैं बता रहा हूं इतना अगर आप पढ़ लोगे तो काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है। बढ़े आगे। तो एंगल 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 अगर इक्वल है तो भी क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो केस इसके अंदर बेटा आता है, थर्ड केस, वो है कि अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके पैरेलल मैं एक लाइन खींच लू उसके मिड पॉइंट से। मान लो सपोज दैट कि दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बेटा आपस में ये दोनों पैरेलल भी हैं। मैंने क्या बोला, ये आपस में पैरेलल भी हैं। तो देखो पैरेलल साइड अगर है तो उनको एक अपोजिट साइड अगर काटती है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया ही था। तो ये भी एंगल आपस में क्या होगा, इसके इक्वल होगा, है ना। और ये एंगल दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डी ई। होगा कि नहीं होगा। देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर बात करें अगर, तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ही। ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो एंगल 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 का केस बनेगा कि नहीं बनेगा, और एंगल 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 का केस बन गया तो यानी कि सिमिलर होगा। दूसरी बात, एक चीज और आपको याद रखनी है इसके अंदर कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स भी हैं तो बेटा हमेशा डीई इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ बीसी। डीई इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ बीसी। आया कैसे, बहुत आसान है भाई। मुझे पता है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने बेटा इसको मिड पॉइंट बोला है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये 1 और ये भी 1, इतना इतना हिस्सा। तो ये पूरा हिस्सा कितना होगा, 2। तो यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा भी कितना हो गया, 2। और ये हिस्सा 1 है तो ये भी हिस्सा 1 होगा। रेशो की अगर बात करें तो क्या आएगा, 1:2। तो 1:2 का मतलब तो यही होता है हाफ ऑफ बीसी, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक बात और आपको याद रखनी है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर एरिया का जो रेशियो होता है, मान लो जो अभी मैंने पीछे दो ट्रायंगल्स बनाए थे, मान लो ए बी सी और पी क्यू आर, इनका जो एरिया है, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो बेटा रेशो होगा वो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एरिया का जो इनका रेशो होगा वो इनकी साइड्स का जो रेशो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। रेशो, एरिया का रेशो। फॉर एग्जांपल मान लो ए बी 20 है इसका एरिया, इसका 30 है। तो यानी कि 20/30 जब मैं करूंगा तो 2:3 जो आया उसका स्क्वायर आप कर दें तो ये इनका एरिया का रेशो इनके साइड के रेशो के बराबर होगा। तो इसका रूट ले लेंगे तो यानी कि साइड्स का जो रेशो है वो √2 और √3 है। समझ पा रहे हो। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। और उसके अलावा सिमिलरिटी में अगर राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा सिंपल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से एसी पे कि वो भी एक एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो बेटा एंगल अगर 90 डिग्री का यहाँ पे बन गया और ये पूरा एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेटा ये ट्रायंगल मान लो ए बी डी और ये ट्रायंगल मान लो बी सी डी और पूरा ट्रायंगल ए बी सी, ये आपस में भी सिमिलर होंगे। मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल ए बी डी। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें बहुत ज्यादा काम आएगा और इसके रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रिजल्ट ये है कि मान लो अगर आप बीडी की वैल्यू तब निकालते हैं, बीडी अगर आप मान लो कैलकुलेट करोगे तो बेटा इसमें क्या होगा कि बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डीसी इंटू डीए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बीसी का स्क्वायर निकालोगे तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी इंटू सीए। और इसी तरीके से अगर आप बी ए कैलकुलेट करोगे
तो बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। इसको आसानी से आप सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर सकते हो। साइड 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 वाला कॉन्सेप्ट ले लेना, उससे प्रूफ हो जाएगा। लेकिन प्रूफ के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको सिंपली यूज करो। जब आप इसको यूज करोगे तो अपने आप ही आने लगेगा आपको, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है सर? तो याद करने का तरीका मैं बता दूं तो जैसे मैं बी पॉइंट को माना था, तो बी से मैं नीचे उतरा, तो जिस पॉइंट पे पहुंचा उसी पॉइंट को रिपीट कर दो दोनों बार। तो एक बार डी सी से रिपीट कर दिया, एक बार डी ए से रिपीट कर दिया, देखो, ठीक है। मान लो मैं सी पे उतरा तो सी से रिपीट 2 बार करना है, तो डी ए कर दिया और सॉरी सी डी कर दिया और सी ए कर दिया। इसी तरह जब मैं ए पॉइंट पे नीचे उतरूंगा तो ए डी और ए सी, ठीक है ना। तो ये इसको याद रखने का तरीका है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में, आप नेट पे चेक कर सकते हो, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो सिमिलरिटी के ये कॉन्सेप्ट थे, तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमें कितना आया है, ठीक है। तो फर्स्ट, हाँ एक चीज और मैं बतानी भूल गया था कि अगर दो ट्राइंगल्स, मान लो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, अगर ये दो ट्राइंगल्स किसी भी पैरेलल साइड्स के बीच में बने हैं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्यों? देखो प्रूफ करता हूं। दो पैरेलल लाइन है, आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अपोजिट अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और सिमिलरली ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन ही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और अपोजिट एंगल आपको पता ही इक्वल होते ही हैं, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट इक्वल हो गया है कि नहीं। तो तीनों एंगल 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 का केस बन गया, और एंगल 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 का अगर केस बन गया तो आपको पता ही है सिमिलरिटी का केस बन गया, ठीक है ना। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल्स बनेंगे तो वो आपस में ऑटोमेटिकली सिमिलर होंगे। आपको करने की या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको रूल को लगा सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, एक कोई एबीसी एक ट्राइंगल है मान लो, ठीक है, एंड पी इज अ पॉइंट ऑन एबी। एबी के ऊपर क्या है कि कोई पॉइंट है एबी के ऊपर, तो मैंने इसको नाम दे दिया एबीसी, एक ट्राइंगल है, ठीक है। एबी के ऊपर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, सच दैट एसीपी यानी कि ये एंगल जो बनेगा, दिस वन इज इक्वल टू एंगल एबीसी, एंगल एबीसी यानी कि दिस वन, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। ओके, आगे क्या बोला है? इफ AC इज इक्वल टू 9, AC जो है वो 9 है, ठीक है। CP इज इक्वल टू 12, CP जो है वो 12 है, ठीक है। एंड BC इज इक्वल टू 15, BC इज इक्वल टू 15 दिया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा? देन AP बताओ, AP ये निकालना है आपको। तो बेटा अलग ही समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इसने लगा दिया है। तो देखो भाई, मुझे पता है कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, आप देखो ट्रायंगल APC और ABC के अंदर, APC और ABC के अंदर अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। क्यों है सिमिलर? क्योंकि देखो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो ही रहा है, ठीक है, और ये वाला एंगल देखो कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो एंगल 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 का कंसेप्ट जब आप देखोगे तो इसमें सिमिलर होगा, ठीक है ना। तो जब सिमिलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं उसके अंदर इनका जो साइड्स का रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। यहां पे लिखा भी है, ठीक है, ये यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, इज ए सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, इसको लिख लेना, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब आप एक चीज बताओ, सिमिलर ट्रायंगल में आपको पता है साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो इस एंगल के सामने साइड है AP, तो यानी कि सर AP अपॉन इसके इक्वल एंगल कौन सा है? ये वाला, तो यानी कि PC। यही चीज मैं आपको समझा रहा था उस टाइम कि आपको साइड भी वही लेनी है, एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसके सामने ये वाला है और इसके सामने ये वाला है, ठीक है, PC इज इक्वल टू,
अब कौन सी साइड लूं मैं? अब बेटा आपको कोई ऐसी साइड चूज करनी है जिसमें एंगल इक्वल हो, है ना, एंगल का कंसेप्ट आपका इक्वल ही जाना चाहिए, है ना। तो अब एक चीज देखो, मैं ले रहा था इस ट्रायंगल के अंदर और इस वाले पूरे ट्रायंगल के अंदर, है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में अगर बात करें तो अब यहां पे अगर मैं एंगल लूं, ये वाला एंगल लूं मैं, तो ये वाला एंगल 9 होगा इसके साइड, और ये वाला एंगल कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा इसका, क्योंकि ए तो कॉमन है ना। तो यानी कि अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे लेना पड़ेगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसमें कि एपी जो हमने खींचा था, एक सेकंड ये लाइन मिट गई थोड़ी सी, क्या हो जाएगा एपी अपॉन बीसी, पीसी है ना, पीसी इसके लिए होगा, ठीक है। तो एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ये पीसी तो इसमें नहीं आएगी, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एपी आएगा, और इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एसी आएगा, है ना, सॉरी, एपी अपॉन एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एंगल ए ले लो ताकि दोनों साइड कवर हो जाए, एंगल ए के सामने यहाँ पे कितना है, पीसी, अपॉन इसके लिए कितना हो जाएगा, अपॉन बीसी। समझ पा रहे हैं ये वाली बात? ये लेना ही बड़ा कठिन काम हो जाता है बच्चों के लिए कि कैसे हम साइड्स का रेशो लें। तो एक बार और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं दोबारा बता देता हूं। देखो मैंने क्या किया, ये दो एंगल इक्वल थे तो इन्हीं एंगल के लिए लिया, लेकिन ट्रायंगल्स माइंड में रखना था मुझे कि ए पी सी ट्रायंगल है एक, और एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग साइड लेनी होती है, जैसे मेरे से अभी मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो एंगल मैंने पता है कि सी, तो सी किसके अंदर है, एपीसी के अंदर, तो इसके अपोजिट साइड होगी पीसी, तो मैंने साइड पीसी ले ली, मतलब एपी ले ली, ठीक है। और इसी तरह से इसके इक्वल एंगल ये था, लेकिन ये एंगल किस में, एबीसी में, तो इसके अपोजिट साइड बेटा ये होगी एसी, ठीक है। तो ये ले लिया इज इक्वल टू, अब मुझे कोई ऐसा एंगल चूज करना पड़ेगा ताकि ये दोनों भी यूज में आए, ठीक है, तभी तो वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो एंगल ए देखो, तो इस ट्रायंगल के लिए एपीसी के लिए पीसी आएगा, और एबीसी के लिए क्या आएगा, बीसी। बस वैल्यू पुट करनी है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट कर दो, एपी निकालनी है, अपॉन एसी कितना 9 है, इज इक्वल टू पीसी, पीसी 12 है, बीसी 15 है, ठीक है। तो एपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 ऊपर चला गया, 9 इंटू 12 अपॉन 15, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 9 4 जा 36 अपॉन 5 कितना आ गया, 5 7 35, 1 तो 7.2, ठीक है ना। तो आंसर आ गया डी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर क्यू ए, अच्छा इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेटा, नाम स्प्रिंट है, ए है, ये क्यू है, ये ओ है, ठीक है, और ये है आपका पीबी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इन द गिवन फिगर क्यू ए एंड पीबी आर परपेंडिकुलर टू AB, AB के ऊपर ये PB और AQ आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ AO इज इक्वल टू 9, AO 9 है इतना हिस्सा, BO इज इक्वल टू 6, BO 6 है, ओके, एंड BP इज इक्वल टू 8 है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड AQ, आपको AQ निकालना है। तो बेटा अभी एक चीज बताई थी मैंने कि पैरेलल साइड के बीच में दो ट्रायंगल्स जो बनते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, तो पैरेलल ही है, अरे 90 डिग्री का एंगल है, इसको पीछे बढ़ा लो, इसको भी अगर मैं पीछे बढ़ा लूं तो आपस में क्या पैरेलल ही तो है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में ऑटोमेटिकली क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल का रेशो साइड्स का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बस वैल्यू पुट करनी है आपको, तो इन दोनों का यूज कर लेते हैं, एक तो है ना, एक एंगल क्यू के लिए हो जाएगा, एक एंगल पी के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, AO अपॉन क्या, BO, है ना, इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लेते हैं, तो ये वाली साइड आपस में इन एंगल्स के लिए हो जाएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, AQ, है ना, AQ अपॉन क्या, PB। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल ही लोगे आप, कर लोगे ना भाई। AO की वैल्यू कितनी है, 9 है, BO की 6 है, इज इक्वल टू AQ चाहिए मुझे, ठीक है, BP 8 है, सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री लेना है, यानी कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है।
तो इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं, ठीक है। एंड एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी कोई लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर टू क्या है, बीसी के, ठीक है। बीसी के परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री है। एडी कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इफ एरिया ऑफ एबीसी, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ एसीडी, ओके, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया जो दिया है वो गिवन है, एंड AC इज इक्वल टू 9, और AC की जो वैल्यू दी है वो 9 दी है। तब आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ BC, तब आपको BC की बतानी है। तो बेटा एक चीज देखो, मैं पढ़ा चुका हूं सिमिलरिटी में कॉन्सेप्ट, कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हम एक परपेंडिकुलर डाल दें हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो वो एंगल से जो ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ADC हो चाहे ABD हो चाहे ABC हो, वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे कि 30 सेकंड मिलती है। तो बेटा ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, मतलब कि कौन सा ले लेता हूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आपस में क्या है, सिमिलर है, मुझे ऑलरेडी पता है। तो अगर सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो बेटा साइड्स की अगर बात करें तो साइड्स की जरूरत नहीं है, अच्छा साइड की जरूरत नहीं, एरिया दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कि सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, है ना, ACD लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मनी मन में करना काम, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, कोई भी इसकी साइड मान लो M, कोई भी साइड लोगे, है ना, अपॉन इसकी कोई भी साइड लोगे N, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये कितना दिया हुआ है, 40 है, ये कितना है, 10 है, इज इक्वल टू यानी कि M अपॉन N का स्क्वायर, तो यानी कि 4 अपॉन 1। तो यानी कि साइड का रेशियो लोगे तो दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा, तो यानी कि M अपॉन N इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 अपॉन 1। यानी कि ABC वाली साइड अगर कितनी होगी, 2x होगी, तो नीचे वाली साइड ACD वाली कितनी होगी, 1 होगी। और आप देखो जरा AC जो साइड है वो ट्रायंगल ACD में कवर हो रही है और 90 डिग्री के सामने है, 9 हो गई। तो बेटा जाहिर सी बात है इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है, BC, तो कितनी होगी भाई, 2:1 है, तो BC इज इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको अगर पता है तो क्वेश्चन करने बहुत आसान है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। अच्छा ABC कोई आपके पास ट्रायंगल है जिसमें C पे हमने राइट एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो C पे बना लेते हैं, कोई बात नहीं, A और ये रहा और B ये रहा, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। अच्छा इससे कोई परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, जो कि P लेंथ का है, ठीक है, P इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, ठीक है, ऑन AB। इफ A B C are the lengths of side BC, CA and AB respectively, then okay, A जो है वो तो BC की है, BC की जो साइड है वो A है लेंथ, B जो है वो CA की लेंथ है, ओके, और जो C है वो AB की लेंथ है, मतलब इतनी लेंथ, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे, देन ये पूछा है कि ये जो केसेस हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम 90 डिग्री से ही, राइट एंगल से ही अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो ट्रायंगल्स जितने भी उसके अंदर बनेंगे तीनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो अगर बेटा आपस में ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो कोई भी दो ट्रायंगल्स लूं, उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं ले लेता हूं एक ये ट्रायंगल ले लेता हूं, इसको कुछ नाम दे देते हैं ACD, और एक पूरा ट्रायंगल ले लेता हूं, है ना। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल ACD, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, मन में सोच के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ABC और ACD ले लिया, और साइड्स जो है बेटा उनका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो एक चीज देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करूं और इस पूरे एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करूं तो 90 डिग्री के सामने है ये AC, तो 90 डिग्री के सामने होगा AC, ठीक है, अपॉन यहां पे इस पूरे ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, C, तो AC अपॉन AB,
या सी लिख दो, इज इक्वल टू होगा क्या, अब इन दोनों का भी यूज करना है। मैंने बताया कि ऐसे साइड्स लेते हैं ताकि जो वैल्यूज गिवन है उनका यूज हो जाए, ठीक है। तो एंगल ए अगर आप लोगे तो यूज हो जाएगा। देखो एंगल ए के लिए ये वाली साइड आ जाएगी और एंगल ए के लिए भी ये साइड आ जाएगी, ठीक है ना। तो एंगल ए के लिए अगर बात करें तो सी डी अपॉन बी सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज इक्वल हो रही है, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए सी है बी अपॉन ए बी कितना है, सी है, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी कितना है, पी है, अपॉन बी सी कितना है, ए है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो क्या आएगा, पी सी इज इक्वल टू ए बी। देखते हैं ये है क्या, कहीं नहीं है, नहीं है, ये रहा देखो, तो ऑप्शन सी हो गया, पी सी इज इक्वल टू ए बी, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता था। ये क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम में एक बार देखा था, तो उसमें पीसी इज इक्वल टू ए बी ऑप्शन में ही नहीं था। पीसी इज इक्वल टू ए बी जैसे यहां तो है, ऑप्शन में नहीं था। उन्होंने ऑप्शन में क्या था, इसकी जगह, बाकी सब तो सेम थे, एक ऑप्शन दिया था कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और दैट वाज द करेक्ट आंसर। हाउ, एक बार को सोचने की बात है। तो बेटा इसमें इन्होंने क्या किया, राइट एंगल का पाइथागोरस इक्वेशन यहां पे यूज किया था, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। तो पाइथागोरस इक्वेशन ये कहती है कि अगर एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। इट मींस सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यहां पे अगर करें तो दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यानी कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और सी स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू ये रही है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो अब एक काम और कर सकते हैं, मैं इसको इसके नीचे ला सकता हूं और इसको इधर ले जा सकता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसको इधर ले गया ना, तो इंटू 1 मान के 1 अपॉन पी स्क्वायर लिख दिया। अब इनको अलग अलग करोगे तो देखो, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो 1 अपॉन बी स्क्वायर, प्लस यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर। देखो वही आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली ये मेंस के एग्जाम में ऑप्शन है इस तरह का था, ठीक है। प्री में तो अगर आप बात करेंगे तो इसी तरह का ऑप्शन आएगा, मेंस में कभी कभी ऐसा आ जाता है, तो आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है कोई जिसमें एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री हमें लेना है। तो ये मैंने 90 डिग्री ले लिया एंगल ए, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो समझ ही गए होंगे सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इफ एडी इज इक्वल टू 6, ओके, एडी जो है वो 6 है। अच्छा, बीडी इज इक्वल टू 4, बीडी जो है वो 4 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ बीसी, देन द लेंथ ऑफ बीसी। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन अभी किया था हमने। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, एक पूरा ट्रायंगल ले लेंगे और रेशियो इक्वल कर देंगे। तो आप क्या करो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और लग सकती है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। मैंने आपको अभी एक रूल बताया था कि आप जिस पॉइंट से नीचे उतरते हैं उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसके स्क्वायर के प्लस इंटू इसके स्क्वायर के। ये भी इसमें लगा सकते हैं। तो चलो ये लगा के देख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। हालांकि हो तो इससे भी जाएगा जो कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। तो यानी कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी से नीचे उतरा हूं तो यानी कि डीबी का स्क्वायर, डीबी सॉरी, इंटू डीसी होगा। तो अगर डीसी आ गया तो बीसी तो निकाल लोगे ना। तो ए डी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी मतलब 4 इंटू क्या हो गया, डीसी। तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4 ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डीसी, तो 9 आ गया। तो बेटा बीसी इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा बीडी प्लस डीसी। बीडी की वैल्यू 4 है और ये 9 आई है, 13 सेंटीमीटर इज द आंसर, है ना। तो कंसेप्ट के ऊपर बात है। देखो पहले जैसे मैं वो उससे कर रहा था तो उससे भी हो जाएगा। उसमें क्या करना है, ये ट्रायंगल लोगे और ये पूरा एक ट्रायंगल लोगे
तो उसके अंदर क्या करोगे, एक तो 90 डिग्री वाली साइड ले लेना, ये 90 डिग्री वाली साइड BC आएगी और अपॉन यहाँ पे 90 डिग्री वाली साइड AB आएगी, है ना। और फिर ये वाली साइड मुझे लेनी है, तो ये वाली साइड लेने का तरीका क्या है कि B एंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन इस वाले में कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको कि ना तो आपके पास AB है और ना ही आपके पास AC है, तो फिर बहुत लेंदी जाएगा ये, है ना। तो इसलिए ये वाला बेस्ट इसमें रहेगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन आप इसी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। क्वेश्चंस और भी हैं, मैं कभी इसके एक डाउट क्लास ले लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।